तो चलिए आज खान सर का नोट्स देखते हैं जो कि बायोलॉजी का है। आप देख सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी का है, इसमें रिवीजन देखो, इस मतलब जितना भी होगा हर चीज़ का यहाँ रिवाइज हो जाएगा। तो सेल जैसे आप लोग पढ़ें तो आप लोग को 3-4 दिन में खान सर पढ़ाए होंगे सेल। देखो ये चीज़ जो भी है, हालांकि जो एक बार पढ़ चुके, ये सिर्फ रिवीजन बैच है, ना कि इसमें पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आप अगर पढ़ चुके हैं खान सर तो वो 5 दिन में क्लास ख़त्म किए होंगे, इसमें आपको 20 मिनट में एक बार ख़त्म किया जाएगा। आप लोग को पढ़ने में डिस्टर्ब होता होगा। चलो देख लो, चलो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी क्या कह रहा है कि सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु है, ठीक है। जीव विज्ञान को 2 शाखा में बांटते हैं, जूलॉजी प्लस बॉटनी। जूलॉजी प्लस मतलब जूलॉजी और बॉटनी में बांटते हैं, ठीक है। जूलॉजी इसके अंतर्गत जो है जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी के अंतर्गत जो है मतलब जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि बॉटनी का अंतर्गत जो है इसमें पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब बॉटनी का जो जनक है इसे थियोफेस्टर कहा जाता है, ठीक है। बॉटनी का जनक थियोफेस्टस कहा जाता है। अब देखते हैं सेल, कोशिका। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज मतलब 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है। किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोज का वर्णन माइकोग्राफिया पुस्तक में किया, ठीक है। माइकोग्राफिया पुस्तक में किया है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका, उस ये जो था ये मृत कोशिका था, ठीक है। बट ये देखो जीवित कोशिका है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो ऐसे पूछ सकता है कि जीवित कोशिका खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। इन्होंने फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, इसने तो फादर ऑफ साइटोलॉजी है, और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, विक्टोरियोलॉजी कहलाता है। मतलब बैक्टीरिया का अध्ययन क्या था, और यह साइटोलॉजी, बैक्टीरिया और ये साइटोलॉजी। उसके बाद है स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिका से बना है, अतः कोशिका शरीर का सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन का होता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र ब्रेन का होता है सबसे लंबी कोशिका, ठीक है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम अंडाणु जो कि फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। मानव में जो है सबसे बड़ी कोशिका आता है अंडाणु जो कि फीमेल ओवम में पाया जाता है। और मानव में ही सबसे छोटी कोशिका स्पर्म जो कि पुरुष स्पर्म, पता ही होगा, शुक्राणु, ठीक है। उसके बाद बोलता है तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं, यानी कि जो ब्रेन में होता है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, ठीक है। अतः इसे सर में चोट लगने से शीघ्र ही इसको मृत्यु हो जाता है। अब उसके बाद देखते हैं सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर में होता है, यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का स्वतः ही ठीक कर सकती है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, जीव द्रव्य, कोशिका का अंग। इसकी खोज पुरकिंजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया। जबकि जैविक क्रिया इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह 2 प्रकार का होता है, 80% भाग जल का बना होता है, 2 प्रकार का होता है, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव कोशिका के सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल, यह सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। यह केवल कोशिका भित्ति यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देती है, ठीक है। हम लोगों में कोशिका झिल्ली पाया जाता है जबकि पेड़ पौधों में कोशिका झिल्ली प्लस एक्स्ट्रा सेल वॉल कोशिका भित्ति पाया जाता है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। उसके बाद देखते हैं कोशिका झिल्ली जो है ये दोनों में पाया जाता है।
पेड़ पौधे में भी और मानव में भी। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है। यह अर्धपारगम्य यानी कि कुछ ही वस्तु के अंदर जाने देता है, अर्धपारगम्य होता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस कहा जाता है। इसकी खोज अल्टमैन ने, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज डायरेक्ट पूछ सकता है कि इसकी खोज किसने किया था, अल्टमैन ने। यहाँ ऑक्सी श्वसन होता है या क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति गृह कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार को हम क्रिस्टी कहते हैं। उसके बाद बोला अंतःप्रादप्य, अरे ये देखो नाम कितना बड़ा, अंतःप्रादप्य जालिका। बायोलॉजी में वैसे भी नाम बड़ा है तो इसे सीधा याद रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, देखो यहाँ न्यूक्लियर हो गया, न्यूक्लियर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। हर चीज़ यहाँ 1-2 चीज़ राइबोसोम दिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही एंडोप्लाज्मिक, ये जो खुरदुरी है ना, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रादप जालिका 2 प्रकार होता है, चिकनी और खुरदुरी। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। राफ यानी खुरदुरी, इस पर राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। वो मतलब स्मूथ वाला जो है कार्बोहाइड्रेट, और राउफ यानी कि खुरदुरी प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम देखो, यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटी अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को बोलेगा कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को। यह 2 प्रकार का होता है, 70S और 80S। देखो यह हल्का होता है 70S जो, यानी कि जो आपकी नन्ही आंखों से नहीं दिखेगा, उसमें 70S, जैसे कि कोरोना वायरस हो गया, मतलब छोटी वायरस में पाया जाता है 70S। और हाथी, हम लोग, आदमी, कुत्ता बिल्ली जो दिख रहा है सब में 80S राइबोसोम पाया जाता है। यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, ये जो आई से मतलब आंख से नहीं दिखता है। उसके बाद बोला 80S राइबोसोम, यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक, जिसे हम लोग यूकैरियोटिक हम में आते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। उसके बाद बोला गोल्जी बॉडी, ये इसका खोज, गोल्जी बॉडी का सीधा खोज भी पूछता है, तो इसका खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने किया था। इस सभी को याद है, गोल्जी किया था। यह पदार्थों का परिवहन करता है, यानी कि ट्रैफिक पुलिस का काम करता है गोल्जी बॉडी। ठीक है, जो कि यातायात, देखो यातायात का सहायता करता है। उसके बाद बोल रहा है सेंट्रोसोम, यह कोशिका विभाजन करता है, मतलब सेंट्रोसोम ही कोशिका विभाजन करता है, तो मस्तिष्क में नहीं होता है। सेंट्रोसोम मस्तिष्क में है, क्योंकि ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता, जिस कारण से मृत्यु होती है। इस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज बोबड़ी ने किया था। सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था, बोबड़ी ने। ठीक है, ये देखो सेंट्रोसोम कैसे कोशिका विभाजन होता है। उसके बाद लाइसोसोम में एक क्वेश्चन सबको पता होता है, आत्महत्या की थैली। ये सबको पता होता है। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, अतः इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, एटम बॉम्ब। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था, तो इसका खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में पाया जाता है, जिस कारण एस्प्लीन का आरबीसी कब्र कहते हैं। लाइसोसोम देख लो। केंद्रक, न्यूक्लियस देख लो, केंद्रक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। केंद्रक इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका का नियंत्रित करता था, इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। उसको यही देखो, कौन सा न्यूक्लियस, केंद्रक,
न्यूक्लियस सेल न्यूक्लियस, ठीक है। ये देखिए रसधानी वैक्यूल, ये जो है मतलब संचित स्टोर करता है पानी, पानी जल को स्टोर करता है। रसधानी वैक्यूल्स, यह जल को संचित स्टोर करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है रसधानी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है लवक। लवक 3 प्रकार का होता है, ठीक है। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। लवक में भी डीएनए, खुद का डीएनए होता है, ठीक है। लवक में डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, ये भी याद रखिएगा। यह केवल पादपों में पाया जाता है, यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। देखिए कौन सा, हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। देखते हैं हरित लवक। हरित लवक यह भोजन का निर्माण करता है। हरित लवक में जो ये भोजन का निर्माण करता है, स्टार्च और वगैरह जमा करता है, ठीक है, स्टार्च के रूप में भोजन का निर्माण करता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। यह पत्ती, हरित लवक जो पत्ती तथा तना में पाया जाता है। अवर्णित लवक यह भोजन का संग्रह करता है, उसने यह भोजन का संग्रह करता है। ये भी अवर्णित लवक। ल्यूकोप्लास्ट यह भोजन का संग्रह करता है, यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। बोल देगा अवर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? जड़ तथा फल में। और हरित लवक पत्ती तथा तना में। बोल देगा वर्णित लवक यह रंग का प्रदान करता है। वर्णित लवक जो ये रंग का प्रदान करता है, ठीक है, जिस कारण से यह रंग, टमाटर और मिर्च का जो है लाइकोपेज पाया जाता है, इस कारण से लाल होता है। टमाटर और मिर्च में लाइकोपेज। गाजर का रंग लाल क्यों होता है? गाजर का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन पाया जाता है, जिस कारण से इसे लाल होता है, कैरोटीन, ठीक है। चुकंदर, इसमें बीटानोन, चुकंदर में बीटानोन पाया जाता है। फलों का पीला रंग जेंथोफिल, ये काफ़ी पूछा जाता है। फलों का रंग पीला रंग जेंथोफिल, फलों का पीला रंग जेंथोफिल। उसके बाद बोला देखो एनिमल और यानी कि जंतु और पादप में विभाजन करके बताया कि इसमें कौन पाया जाता है। आप लोग वेन डायग्राम एक चैप्टर है रीजनिंग, शायद उसमें पढ़े होंगे कुछ, मतलब ये सब करके। तो इसमें देखो, इसमें सिर्फ पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा, और ये जो है बीच वाला ये दोनों पाया जाता है। तो ये देखो जंतु, इसमें स्मॉल होता है, इसमें छोटा होता है, और पादप में इसमें बड़ा होता है। ये गोल होता है, पादप चौकोर होता है। इसका वैक्यूल, जंतु का वैक्यूल्स छोटा होता है और पादप का वैक्यूल्स बड़ा होता है। इसमें सीलिया फ्लैजिला, एनिमल में सीलिया फ्लैजिला होता है, जबकि पादप में सेल वॉल होता है और प्लास्टिड होता है। जैसे सेल वॉल हो गया। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति देखो, कोशिका झिल्ली पादप में पाया जाता है और इसमें पाया जाता है कोशिका झिल्ली। बट कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए पादपों में पाया जाता है, जो कि तना को सुरक्षा करता है। प्लास्टिड यानी कि लवक बग से फल लगता है। अब शरीर में, मेरा शरीर में अगर प्लास्टिड हो जाए, लवक आ जाए, तो हमें भी फल लटकने लगेगा, आदमी में तोड़ेगा मार के ढेला। प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। देखो कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी पादप में पाया जाता है और इसमें पाया जाता है। राइबोसोम, एटीएस दोनों में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी भी दोनों में पाया जाता है। केंद्रक दोनों में पाया जाता है। सेंट्रोसोम भी दोनों में पाया जाता है। कोशिका 2 प्रकार की होती है। कोशिका प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को हम नहीं देख सकते, बट यूकैरियोटिक को देख सकते। इसमें पादप और जंतु पाया जाता है। देख लो प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है, ठीक है, ध्यान से देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक को। प्रोकैरियोटिक, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते, इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक छोटा छोटा होता है, कोरोनार प्रोकैरियोटिक में आता है, हम लोग यू में आते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम 70s पाया जाता है तथा इस शेष अंग का अभाव देखा जाता है। यूकैरियोटिक ये पूरी तरह विकसित होती है, इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, इनमें 80s राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है, इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। पादप में इनका वैक्यूल राजधानी बड़ा होता है। पादप में इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण हरा होता है पत्तियों का रंग। जंतु कोशिका गोल होती है, इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। जंतु कोशिका कैसा होता है? तो गोल होता है, और पादप में जो होता है वो चौकोर होता है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और है, उसके बाद खत्म हो जाए। एक चैप्टर का एक बार में करवाते हैं, ठीक है, रिवीजन करने में आसानी हो। इसमें देखना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक छोटा होता है, यूकैरियोटिक बड़ा होता है। ये नॉन एल्बप नॉन न्यूक्लियस होता है, ये इन्वॉल्व ऑन न्यूक्लियस होता है, केंद्रक। श्वसन जीव द्रव से होता है, श्वसन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्रोकैरियोटिक में जो है श्वसन वो होता है जीव द्रव से। प्रोकैरियोटिक में श्वसन जीव द्रव से, और यूकैरियोटिक में होता है माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन, ठीक है। और इसमें
पेप्टोग्लाइकेन 70S, इसमें 80S, यूकैरियोटिक में 80, इसमें 70। सीलिया फ्लैजेला दोनों होता है, डीएनए भी दोनों होता है, जीव द्रव्य भी दोनों होता है, प्रकाश संश्लेषण दोनों होता है, कोशिका झिल्ली दोनों होता है, कोशिका भित्ति भी दोनों होता है, राइबोसोम इसमें भी दोनों होता है। ठीक है, अब देखो बोल रहा है बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, तो ये हरित लवक हो जाता है, बट कहीं कहीं क्लोरोफिल था। तो बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, हरित लवक में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बिना कोशिका भित्ति, जिसमें कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो हरित लवक, यानी कोशिका झिल्ली से हम लोग में बोल रहा है, हम लोग में हरित लवक नहीं पाया जाता। ठीक है, उसके बाद गुणसूत्र हम लोगों में पाया जाता है। इसमें देखो मानव जनांग में काफ़ी हेल्प करता है। मानव में यह 23 जोड़े 46 पाए जाते हैं। इसकी खोज वॉल्डेयर ने किया था। इसका ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं, इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं, इसके निचली भाग को टेलोमर कहते हैं, इसके बीच में धागे का समान संरचना पाई जाती है जिसे अर्न कहते हैं। देख लो इस फिगर को, फिगर हालांकि खान से हर चीज़ दिया हुआ है, इसमें आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं क्रोमोजोम। क्रोमोजोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोजोम जो है वो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम को अंदर डीएनए, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन। क्रोमोसोम के अंदर केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जो है केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन ही आनुवंशिकता का आधार है। जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन किसका बना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन का खोज जॉन्सन ने किया था। देख लो इस प्रकार चित्र है। मेल में 44 XY, 44 + XX, बारहवें भी 9 ऑफ X, मेल में 1 - 1, इसमें फीमेल में 2 - 1। ठीक, इसमें दिया कुछ जीवों का क्रोमोसोम, आप एक बार साइज से देख ले सकते हैं। इसको इस प्रकार से याद करना होगा। जीवाणु में एक सबसे देख लो, एक ये टेरिडोफाइटस, इसमें 1600 से सर्वाधिक जीव होते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं केंद्रक अम्ल न्यूक्लिक एसिड। केंद्रक अम्ल न्यूक्लिक एसिड यह 2 प्रकार होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। उसके बाद देख लो इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए में फॉस्फोरस तत्व पाए जाते हैं। डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, डीएनए में फॉस्फोरस पाया जाता है। और देखो इस चित्र को ध्यान से एक बार देख लो, साइड हो जाते हैं, दिख रहा होगा इस साइकिल पूरा। हालांकि आप वीडियो 1080 पर देखिएगा तो, क्योंकि लाइब्रेरी में रहते हैं तो आप देख सकते हैं, अन्यथा इसमें मेरे पास कोई कैमरा तो है नहीं, फ़ोन से बस रिवाइज करवा रहे हैं हम खुद के लिए। ठीक, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट बना होता है। न्यूक्लियोटाइड देखो इसमें शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, शुगर और नाइट्रोजन बेस होता है। शुगर राइबोज प्लस डीऑक्सी राइबोज, इसमें शुगर में राइबोज, इसमें डीऑक्सी राइबोज। नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन और पाइरेडमिन, ठीक है, प्यूरिन और पाइरेडमिन। उसके बाद होता है इसमें प्यूरिन में जो है एडेनिन ग्वानिन, इसका शॉर्ट ट्रिक होता है एटीजीसी, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। इसका ट्रिक देखो यहाँ एटीजीसी, एटी इसमें जो है ना एडेनिन और थाइमिन, एटी में डबल बॉन्ड पाया जाता है, एडेनिन थाइमिन में कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और जीसी एटीजीसी ग्वानिन साइटोकाइनिन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। एटीजीसी याद रखिएगा, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन आएगा। डीएनए का पहला अवलोकन कॉल्सबर्ग ने किया था, डीएनए की संरचना। ठीक है, डीएनए का प्रयोग में हरगोविंद खुराना ने देखा डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है, जिसकी मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने किया था, जिस कारण इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था। एडेनिन तथा थाइमिन में डबल बॉन्ड, एटी में एडेनिन तथा थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ग्वानिन तथा साइटोसिन में ट्रिपल, जीसी में ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ट्रिक एटीजीसी। आनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए होता है। डीएनए अनुक्रम में जीन की चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटोनियन कहते हैं। ठीक है, एंटोनियन कहते हैं। प्रोटीन की जीन जानकारी प्रदान करने वाला डीएनए के भाग को जीन कहते हैं।
प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला डीएनए को भाग को जीन कहते हैं। डीएनए में नाइट्रोजन बेस थाइमिन होता है। और भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद में स्थित है, एक्स्ट्रा है। इसका उपयोग आपराधिक मामले में गुत्थियों सुलझाने के लिए इसमें किया जाता है, ठीक है। इसमें रक्त, बाल, लार, नाखून तथा कोशिका स्रोत डीएनए की पहचान की जाती है, ठीक है। अब देखते हैं आरएनए, इसकी संरचना। देखो, एक बार एक चैप्टर 20 मिनट या आधा घंटा एक बार में हम खत्म करवा देंगे, ठीक। जबकि 4-5 दिन में पढ़ाते हैं, उसमें आप इसमें रिवाइज हो रहा है तो आधा घंटा में खत्म होना चाहिए। इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए का सिंगल स्टैंडर्ड और डीएनए का डबल स्टैंडर्ड। इसमें राइबोसोम शुगर पाया जाता है। इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन और गुआनिन साइटोसिन होती है। इसके नाइट्रोजन बेस में कौन सा AGC होता है। देखो थाइमिन, उसमें ATGC याद रखिएगा, एडेनिन, थाइमिन, AT और GC गुआनिन और साइटोसिन। तो इसमें कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है AGC। इसमें अगर आप थाइमिन हटा दीजिएगा, डीएनए से थाइमिन हटा दीजिएगा तो ये आरएनए बन जाएगा। तो कौन होता है AGC, टी हटा देना है। ATGC में से टी हटा दो, थाइमिन हटा दो, उसके स्थान पर यूरेसिल लगा दो। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण निर्माण में सहायक है। यह 3 प्रकार का होता है आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोम आरएनए। देखते हैं मैसेंजर आरएनए एमिनो एसिड यह आवश्यक की पहचान करता है तथा उन्हें एक क्रम में सजाता है। प्रोटीन संश्लेषण में 4 इवेंट के एक मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। उसके बाद बोला ट्रांसफर आरएनए, यह एमिनो एसिड का परिवहन का राइबोसोम तक लाता है। यह जो है एमिनो एसिड का परिवहन तक राइबोसोम तक लाता है। उसके बाद बोल रहा है कि राइबोसोम आरएनए यह प्रोटीन का निर्माण करता है। देखो, हमारे शरीर में 10 एमिनो एसिड पहले से होता है, जबकि 10 एमिनो एसिड हमको बाहर से लेना होता है, जिसको अगर 20 एमिनो एसिड बराबर एक प्रोटीन बनता है, ठीक है। 10 हमारे शरीर में होता है, 10 हमें लेना होता है, इससे एक प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से पुनः डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। प्रोटीन निर्माण का अंतिम अवस्था ट्रांस कहलाती है। डीएनए से डीएनए बनना रिप्लिकेशन। देखो, इस चित्र से एक बार ध्यान से आप देख लो, इसमें आप पूरा बढ़िया समझ में जाएगा। हालांकि बता दे एक बार, देखो, अगर बोल रहा है डीएनए से डीएनए बन गया, डीएनए से डीएनए बना तो रिप्लिकेशन रिपीट हुआ है, ठीक है। डीएनए से डीएनए रिप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन। और फिर अगर आरएनए से डीएनए बन गया तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद बोल रहा है अगर आरएनए से प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन। ये तो आसान है, आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन, बट प्रोटीन से आरएनए नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहीं खत्म हो जाएगा। उसके बाद बोला कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। एक कोशिका का टूटकर 2 या अधिक कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। जिन कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। जंतु में कोशिका विभाजन जो है वो सेंट्रोसोम करता है और पादप में कोशिका विभाजन सेल प्लेट करता है। बोलो, जंतु में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। पादप में कोशिका विभाजन सेल प्लेट, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ जो है दिया कोशिका विभाजन जो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, दिख रहा होगा साफ से आपको। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री याद रख लो, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। ए माइटोसिस, मियोसिस। असूत्री विभाजन ए माइटोसिस, समसूत्री विभाजन माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, ठीक है। देखते हैं असूत्री विभाजन ए माइटोसिस। इसमें कोशिका 2 भागों में टूटती है। यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव तथा प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। असूत्री विभाजन किसमें होगा? प्रोकैरियोटिक में। असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। उसके बाद वो होता है, इसमें सबसे आसान विभाजन, इसमें तुरंत हो जाता है, प्रोकैरियोटिक, असूत्री प्रोकैरियोटिक। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है, उसके आगे चलकर वह बीच में धंस जाता है और वो भाग विभाजित हो जाता है। देख लो इस चित्र को आप एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन,
देखो यह विभाजन कायिक कोशिका होता है सोमैटिक सेल में 99% में होता है। देखिए इसमें होता है 99% तो उसमें होता है अर्धसूत्री में, तो 99% इसमें होता है। जनक कोशिका ओभम और स्पर्म 1% को छोड़कर पूरा शरीर कायिक कोशिका का बना होता है। 1% को छोड़कर पूरा कोशिका कायिक कोशिका का बना होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है। इन्हें दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहते हैं, अतः इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसकी 5 अवस्था है जो कि विज्ञान कथा है। इसे जो है ना कोशिका इसको विभाजन को आसानी के लिए 5 किया, जबकि ये टफ बनाने का प्रक्रिया क्या जरूरी था। इस देखो इसमें याद करवाते हैं। देखो इंटरफेज, इसको सब में याद रहेगा। इंटरफेज सबसे पहला होता है और फिर सबसे लास्ट में होता है टेलो। इंटरफेज और मेटाफेज। मेटा देखो हमेशा बीच में होता है। इंटरफेज, मेटाफेज, टेलोफेज याद करो। इंटरफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। पहला इंटर, तीसरा मेटाफेज, पांचवा टेलो सबसे लास्ट में होता है। दूसरा देखो प्रोफेज और चौथा एनाफेज। बस गया था 2 3 को तो याद ही रहेगा। इंटरफेज सबको याद रहेगा, मेटा भी सबको याद रहेगा, टेलो भी सबसे याद रहेगा। प्रोफेज और एनाफेज अब देख लेते हैं। पहला इंटरफेज, दूसरा प्रोफेज, तीसरा मेटाफेज, चौथा एनाफेज, पांचवा टेलोफेज। इंटरफेज में देखो क्या होता है। यह सबसे बड़ी अवस्था होती है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाता है। ठीक है। प्रोफेज, इसमें स्प्लेंडर फाइबर तुर्क धागा का निर्माण प्रारंभ होता है तथा केंद्रक का विभाजन हो जाता है। मेटाफेज, इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है और अध्ययन के सुविधा के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अवस्था यही होता है मेटाफेज। सबसे महत्वपूर्ण यही होता है मेटाफेज। ठीक है। एनाफेज, यह सबसे छोटी अवस्था है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका का अंग ध्रुव की ओर चले जाते हैं। टेलोफेज, यह सबसे अंतिम टेलोफेज। इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और स्प्लेंडर फाइबर तुर्क धागा गायब हो चुका होता है। इसमें रिमार्क करके दिया है, कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन करता है। ठीक है। जैसे हम देखो छिपकली का पूंछ तुरंत में हो जाता है। छिपकली चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन के द्वारा दोबारा पुनः आ जाता है। उसके बाद कह रहा है कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की विभाजन समसूत्री विभाजन वही है। उसके बाद तीसरा देखते हैं अर्धसूत्री मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, यह विभाजन केवल जनन कोशिका स्पर्म और ओवम में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। इसमें एक मृत कोशिका का 4 पुत्री कोशिका में बट जाता है। एक मृत कोशिका 4 डॉटर सेल में बटता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इनका प्रोफेज अवस्था की घटना होती है। इनका प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। ठीक है। देखो इस चित्र को आप एक बार ध्यान से देखो, आपको हर चीज़ समझ लिंग ध्यान कैसे मेल हुआ है 44 आपको खुद समझ में, अगर आप पढ़े होंगे तो ध्यान से। ठीक है। अब इस तरह से तो समझाने में तो आपको जैसे खान सर 5 क्लास में समझाए तो उसको अगर आप 2 मिनट में कैसे हम समझा सकते हैं, तो बस आप देख लीजिए एक बार। फिर मेल इसमें देखो 44 ऑटोसोम, शरीर का निर्माण ऑटोसोम और लिंग का निर्माण देखो ओलोसोम, ऑटोसोम एलोसोम। ठीक है। ये दोनों 44 हुआ, 22 इधर 2 इसमें मिस्टेक होता है, इधर होता है ओलोसोम इधर ऑटोसोम। ठीक है। सब मिला के 44 प्लस 2 चाइल्ड बनता है बच्चा को, देख लो एक बार ध्यान से आप। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है। सिंड्रोम, अब एक नेक्स्ट देखते हैं सिंड्रोम टॉपिक। क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर जाते हैं। जैसे पहला टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। इसमें स्त्री की शरीर अविकसित होता है। इसमें बांझपन। टर्नर सिंड्रोम सिर्फ कभी पुरुष में भी नहीं होगा, क्योंकि पुरुष कभी बांझ थोड़ी ना होता है। तो टर्नर सिंड्रोम जो है बांझपन स्त्रियों में पाया जाता है। दूसरा क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, इसकी संख्या 47 होती है। इसका 45 और इसका 47। यह केवल पुरुषों में पाया जाता है। इसमें पुरुष से नपुंसकता होता है। क्लिनीफेल्टर, इसमें पुरुष का कौन सा आता है, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनीफेल्टर, आप लोग दोस्त को नहीं बोल दीजिएगा कि तुम्हें क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम तो ना है, नपुंसकता। ठीक है। डाउन सिंड्रोम, इसमें 47 होता है। यह मेल और फीमेल दोनों होता है। 47 होता है, मेल फीमेल दोनों होता है। डाउन सिंड्रोम, शरीर बेडौल हो जाता है, जीभ तथा होठ मोटा हो जाता है और मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड कहते हैं।
पटाउ सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाता है। यह मेल फीमेल दोनों हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है और उसके ऊपर का होंठ कटा होता है। नोट्स, वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, ठीक है। इसमें 13 नंबर वाला क्रोमोसोम जो इफेक्ट डालता है, 13 नंबर वाला, ठीक है। आगे इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसमें वीवीआई जो है उसमें जो मार्क किया उसको हम बता देते हैं। डीएनए की श्रृंखला हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका का मुख्य अंतर केंद्रक बाला की अनुपस्थिति है। वाटसन तथा क्रिक ने वी डीएनए मॉडल दिया, वाटसन तथा क्रिक ने बी डीएनए मॉडल दिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। राइबोसोम प्रोटीन तथा टीआरएनए में के बने होते हैं। राइबोसोम कालविहीन कोशिकांग है। केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन रिप्रोडक्शन का कार्य मियोसिस करती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है। मियोसिस माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका भित्ति सेल वॉल पौधों की उपस्थिति होती है, जबकि जंतुओं में अनुपस्थिति होती है, ठीक है। उसको वायरस का कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। गोल्जी बॉडी ये ट्रैफिक कंट्रोलर है। लाइसोसोम आत्महत्या थैली हरित लवक, इसमें रसोई घर होता है। हरित लवक रसोई घर जो कि प्रकाश संश्लेषण का द्वारा भोजन का निर्माण करता है। जीवाणु शैवालों की कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। उसके बाद देखते हैं अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से कैंसर हो जाता है। अनियमित अगर बहुत ज़्यादा अगर होगा समसूत्री विभाजन तो कैंसर भी हो सकता है। समसूत्री विभाजन वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। आरएनए थायमिन टी के स्थान पर यूरेसिल टी जुड़ता है। आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल जुड़ जाएगा तो आरएनए बन जाएगा, ठीक है, डीएनए से। बुढ़ापे के लिए एगिंग जीन जिम्मेदार होता है। कौन सा देखो, एगिंग जीन जिम्मेदार होता है। एग्निन जीन जिम्मेदार होता है, ठीक है। कुछ जीवाणु जैसे राइबोसोम के अंदर निफ जीन होता है, जिसकी सहायता से जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। बर्नी लवक पौधों का रंग भागों में पाया जाता है, जैसे बीज, पीलभित्ति एवं कोश में। हरित लवक पर्णरहित के साथ जेंथोफिल तथा कैरोटीन नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। इसमें मैग्नीशियम नामक धातु भी उपस्थित होता है। कोशिका निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचना डीएनए से मौजूद होता है, ठीक है। जिसमें कोशिका झिल्ली युक्त केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। इसमें केंद्रक गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है, जिसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, ठीक है। कुछ और है इसमें हम देख ही लेते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। इसमें तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण एच जी खुराना ने किया था, ठीक है। एच जी खुराना सबसे पहले। उसके बाद बोला 80% से अधिक सेलों में पाए जाने वाले पदार्थ जल होता है, 80% अधिक, ठीक है। उसके बाद रुधिर भी एक प्रकार का उत्तक है। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विसेट ने किया था, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ है ठोस अंतरंग जैसे जिहानसन, किडनी, यकृत, तल्ली आदि पर इपिथीलियम उत्तक का संरचनात्मक रक्षात्मक आवरण होता है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भव घनाकार उपकल के द्वारा होता है। त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं। हृदय पेशियों केवल हृदय भित्ति हार्ट वॉल में पाई जाती है। हृदय पेशी में अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। उसके बाद है पेशीय तंतु के आवरण को सर्कोप्लाज्मा एवं इसमें पाए जाने वाले द्रव को सर्कोप्लाज्म कहा जाता है। उत्तक हिस्टोलॉजी उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का अनियंत्रण तथा नियमन तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम द्वारा द्रुत गति से होता है, ठीक है। उसके बाद समवाहिनी पौधे में पानी जाइलम टिश्यू की द्वारा ऊपर जाते हैं। बाद वाला सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइक्रोप्लाज्मा ग्लोस्टिक्स, ठीक है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन है। पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है कोशिका भित्ति के कारण। पादप कोशिका जंतु कोशिका क्यों भिन्न, क्योंकि कोशिका भित्ति नहीं होता है जंतु कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति किस पदार्थ के बनी होती है, सेल्यूलोज का।
क्रोमोसोम का खोज किसने वैज्ञानिक किया था? वाल्डेयर। क्रोमोसोम वाल्डेयर। प्रोटीन संश्लेषण क्रिया, निम्न क्रिया कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? राइबोसोम लेता है। कोशिका विभाजन का खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? कोशिका विभाजन सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग बाएं हस्त का नियम भी दिया था। वृद्धि उपावस्था की कोशिका विभाजन में पाई जाती है। समसूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विशेष अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? स्ट्रसबर्गर ने, ठीक। कुछ और इसको देख ही लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन में पाई जाती है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। किस कोशिका विभाजन में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन में। टर्मिलाइजेशन नामक घटना अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाई जाती है? द्विपटल अवस्था में। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में सबसे पहले किस कोशिकांग का विभाजन सबसे पहले होता है? केंद्रक का विभाजन। प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई है प्रोटीन एवं लिपिड से। कारी क्या है? एक पदार्थ है जो वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। कारी। अमीबा। अमीबा की कोशिका की विशिष्टता है वह अपना आकार बदलती रहती है। कोशिका केंद्र किसने और कब खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। जैविक पदार्थ का जीव द्रव नाम किसने और कब दिया? जेई पुरकिंजे ने सन 1839 में, ठीक है। कुछ यहाँ है। पत्ते में छोटे छोटे हरे कण क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी जीवाणु का उत्पन्न करने में वाला पद है क्रेब्स चक्र। लिंग गुणसूत्र नहीं होता तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता। कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग डीएनए होता है? तो कोशिका में केंद्रक के अलावा जो है ये डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें वन लाइनर भी आप लोग कर लेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन रिवीजन के लिए। हालांकि एक चैप्टर बाद जैसे आप 36 मिनट में 40 मिनट का वीडियो, जबकि 3-4 क्लास में आपको पढ़ाते होंगे, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा होगा और रिवीजन के लिए इसी तरह से लाते रहेंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, हमारे खुद के लिए रिवीजन के लिए, क्योंकि अभी हम भी खुद तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।